हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर द मंथ अक्टूबर 2022, जो कि आपके हेल्पफुल होंगे फॉर द डिफेंस एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ। पिछले 2 महीनों के करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आपके इंक्लूड हैं अगस्त और सितंबर के। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलो करते हैं कंटिन्यू। आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, देन उनको रिवाइज करते रहना है। ओके, करते हैं स्टार्ट। करंट अफेयर नंबर 1, शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2022। तो अभी ये प्राइज जो है ये डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले ये प्राइज आपका दिया जाता है जो आपके मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। आप जानते भी होंगे, श्रीनिवास रामानुजन, उनके नाम पे ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। तो वो मैथमेटिशियन से, तो ऑब्वियसली ये प्राइज जो है आपका मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है। तो 2022 के लिए ये प्राइज आपको मिला है योंगिंग तांग को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए में। और ये प्राइज देती है आपकी शांगमोंगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु के अंदर। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, जो इस प्राइज को देती है। अगर हम और यहाँ से जानी, तो श्रीनिवास रामानुजन जी, इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी। मूवी का नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इनके ऊपर एक बायोग्राफी थी, बायोग्राफी वो मूवी थी, मूवी का नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। क्योंकि एफकेट जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और इस मूवी के जो डायरेक्टर थे, उस मूवी के डायरेक्टर थे आपके मैथ्यू ब्राउन। एंड इसमें लीड रोल जो है वो किया था देव पटेल ने। और इनका बर्थ एनिवर्सरी जो है, जो कि होता है ऑन 22 दिसंबर, उस दिन गाइज मनाया जाता है नेशनल मैथ्स डे। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो गए। तो और इसी दिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथ्स डे मनाया जाता है। और इसी दिन 22 दिसंबर को जो तमिलनाडु स्टेट है, जो इनकी होम स्टेट है, वो इस दिन अपना आईटी डे मनाती है। तो 22 दिसंबर को तमिलनाडु मनाता है अपना आईटी डे, और 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथ्स डे, जो कि श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी है। इन्हीं के ऊपर एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जिसके डायरेक्टर थे मैथ्यू ब्राउन, और लीड रोल था उसमें देव पटेल जी का। और इन्हीं के नाम पे दिया जाता है शास्त्रा रामानुजन प्राइज, जो कि 2022 में मिला है युंगिंग तोंग को, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये फीमेल है, ये इनकी फोटो है, जो ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। बुकर प्राइज 2022, तो अभी ये डिक्लेयर किया गया है। तो इस साल का जो बुकर प्राइज है वो मिला है आपका सेनान करुणा तिलाका, जो भी ये नाम है, इनको मिला है। और मिला किस लिए है? इनकी ये बुक थी, बुक का नाम है द सेवन मून्स ऑफ द माली अलमेदा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ सकता है कि बुक का नाम देके पूछ लेगा ऑथर कौन है, या फिर ये पूछ लेगा कि बुकर प्राइज मिला किसको है। और ये जो बुकर प्राइज है ना, ये आपके दो प्राइज होते हैं। एक होता है आपका बुकर प्राइज, और एक होता है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो बुकर प्राइज है गाइज, वो सिंपली आपका जो बेस्ट फिक्शन होता है उसके लिए दिया जाता है। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये भी बेस्ट फिक्शन के लिए दिया जाता है। बट इसमें एक और कैटेगरी होती है, ये दिया जाता है उन फिक्शंस के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हों। जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हों, उसके अलावा पब्लिश किए गए हों आपके, या तो यूके में या आपके आयरलैंड में, उनके लिए दिया जाता है। और इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो आपको पता है किसको मिला था? वो मिला था आपकी गीतांजलि श्री को, जिनकी एक नोवेल थी। ओरिजिनली तो वो नोवेल थी, वो हिंदी में थी, जिसका नाम था रेत समाधि।
इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था द टॉम ऑफ सैंड के नाम से। और ट्रांसलेट किसने किया था, उन भाई साहब का नाम था डेसी रॉकवेल। स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन नाम आपका यही रहेगा। आई थिंक स्पेलिंग भी सही ही है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आपके नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट, यूक्रेनियन पीपल वर अवॉर्डेड द यूरोपियन पार्लियामेंट्स 2022 साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये प्राइज है, प्राइज का नाम है सैखरोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट। ये देता कौन है, ये देता आपका यूरोपियन यूनियन। ये इस बार मिला है यूक्रेन के लोगों को, याद रखना। और इस प्राइज का फर्स्ट रेसिपिएंट थे नेल्सन मंडेला जी और एंटोली मार्शेनो, जो कि एक सोवियत ह्यूमन राइट्स कैंपेनर थे। और नेशनल मंडेला का आप जानते हो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके इसके साउथ अफ्रीका के। उसके अलावा एक इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न। तो भारत रत्न ना अब तक केवल दो फॉरेनर्स को दिया गया है, जिसमें से जो पहले फॉरेनर अवार्डी थे वो थे आपके खान अब्दुल गफर खान, और दूसरे फॉरेन अवार्डी थे आपके अ, नेल्सन मंडेला जी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वो दो फॉरेनर अवार्डीज कौन थे आपके भारत रत्न के। तो भारत रत्न आज तक केवल दो ही फॉरेनर्स को दिया गया है, नेल्सन मंडेला को और खान अब्दुल गफर खान को, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फ्रंटियर गांधी हम किसको बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं खान अब्दुल गफर खान, जो कि पाकिस्तान के थे। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये प्राइज जो है ये यूरोपियन पार्लियामेंट देती है, जो कि आपकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है किसकी, यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता होगा, इसी की लेजिस्लेटिव बॉडी है आपकी यूरोपियन पार्लियामेंट। और यूरोपियन यूनियन जिसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके कहाँ पे, बेल्जियम में, जो कि कैपिटल है किसकी, सॉरी इसके हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की। तो सारी चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर, मिस इंडिया अर्थ 2022, मिस अर्थ इंडिया 2022। तो अभी ये रिसेंटली ये खिताब मिला है आपकी वंशिका परमार को, जो कि आपकी बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश से। तो होम स्टेट इनका याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एफनेट जैसे एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश से हैं। और इनको मिला है मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब। नेक्स्ट, बैलन डी और अवार्ड्स 2022। तो अभी अभी बैलन डी अवार्ड्स दिए गए हैं 2022 ईयर के लिए। तो सबसे पहले ये दिए जाते हैं फुटबॉल के फील्ड में, फुटबॉल के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और देता कौन है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, जो हर साल आपके ये प्राइज जो है वो देती है। और इस साल मेंस बेलेंडो अवार्ड मिला है करीम बेंजेमा को, और वुमेन्स के लिए मिला है अलेक्सिया पुतलेस को, जो कि स्पेन की है। और करीम बेंजेमा जो कि मेल के लिए है, ये आपके फ्रांस के हैं। इसके साथ अगर बात करें कुछ और अवार्ड जो हैं वो इसी सेरेमनी में दिए जाते हैं, कुछ और दो तीन ट्रॉफीज हैं जो कि आपकी बैलन डी अवार्ड अवार्ड के साथ ही दिए जाते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो वो अवार्ड है आपके, सबसे पहले यहाँ पे एक और दी जाती है जिसका नाम है कोपा ट्रॉफी। तो इस साल की कोपा ट्रॉफी, ये भी आपकी वही फुटबॉल के लिए दी जाती है। इस साल की कोपा ट्रॉफी मिली है गावी भाई साहब हैं, ठीक है, और ये आपके स्पेन के ही हैं। अगर स्पेन की कैपिटल की बात करें तो स्पेन की कैपिटल है आपकी मैद्रिड। और फ्रांस की कैपिटल आपको पता ही है क्या है, पेरिस। उसके अलावा दो और ट्रॉफीज इसी के साथ जीत जाती हैं। एक तो होगी आपकी कोपा ट्रॉफी, दूसरी है आपकी याशीन ट्रॉफी। इस साल की याशीन ट्रॉफी ये दी गई है आपकी, इनका नाम है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तिबोथ कोरिटिस, अजीब सा नाम है। तिबोथ कोरिटिस, ये आपके बेल्जियम के हैं।
जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, जहाँ पे आपकी यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स हैं। अभी देखा था ना हमने, तो ऐसे रिलेट करना। और एक और ट्रॉफी है जिसका नाम है गर्ड मुलर ट्रॉफी। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गर्ड मुलर ट्रॉफी किस फील्ड में दी जाती है। तो ये भी फुटबॉल में ही दी जाती है, और इस साल की गर्ड मुलर ट्रॉफी जो है वो मिली है रॉबर्ट लेवेंस्की, जो कि आपके पोलैंड के हैं। तो बैलन डोर अवार्ड के साथ ये 3 ट्रॉफी भी दी गई हैं। इन तीनों को भी आप जरा याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया डिफीटेड श्रीलंका टू विन वुमेन्स एशिया कप 2022 फॉर द 7th टाइम। तो अभी आपका देखो, मेंस एशिया कप तो हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, लेकिन जो आप हमने जो वुमेन एशिया कप है वो जीता है फॉर द 7th टाइम। और किसको हराया है? श्रीलंका को हराया है। ये आपका बांग्लादेश में हुआ था, जिसकी प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है दीप्ति शर्मा। ये वही दीप्ति शर्मा है, आपने देखा होगा, जिन्होंने इंग्लैंड के बैटर को नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट किया था। उसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी इंस्टाग्राम को। तो एक स्पेशल मेथड होता है रन आउट करने का, कि जब आपका नॉन स्ट्राइकर एंड्स का जो बैट्समैन है तो आपकी क्रीज से आउट हो जाता है, तो बॉलर जो है ना उसको रन आउट कर सकता है। तो और इसी तरीके से उन्होंने इंग्लैंड की कोई बैट्समैन थी, उसको आउट किया था। और ये जो टेक्निक है ना नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट करने की, इस टेक्निक को हम बोलते हैं मैन केडिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मैन केडिंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो इट इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, जो कि आपका एक रन आउट करने का तरीका होता है। उसके अलावा मोस्ट रन्स जो हैं वो बनाए हैं जेमिया रोड्रिगेज, ये भी आपकी इंडियन प्लेयर ही हैं। और मोस्ट विकेट आपकी दीप्ति शर्मा ने लिए हैं, और इन्होंने लिए हैं इनोका जी ने, जो कि आपकी श्रीलंका की है। इसी के साथ एक और न्यूज़ थी क्रिकेट से रिलेटेड। जो आपके एक प्लेयर हैं अयान अफजल खान, जो कि यूएई के लिए खेलते हैं, और ये केवल 16 साल के हैं। और ये आपके यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले। तो नाम याद रखना है, अयान अफजल खान यूएई के लिए खेलते हैं, यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले। नेक्स्ट, अस्ताना ओपन 2022। तो ये अस्ताना ओपन 2022 ये आपकी टेनिस के लिए एक टूर्नामेंट होती है, जो कि कहाँ पे हुई होती है? आपके अस्ताना में होती है। और अस्ताना कहाँ है? अस्ताना आपकी कैपिटल है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। पहले सोवियत यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था। अब एक आपकी सॉवरन कंट्री है, जो कि आपके सॉरी, सेंट्रल अमेरिका नहीं, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है। जितनी भी सारी है ना जिनके पीछे तान आता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, यहीं पे होता है अस्ताना ओपन। और इस साल का अस्ताना ओपन जीता है नवाक जोकोविक भाई साहब ने, जो कि सर्बिया के हैं। और सर्बिया की कैपिटल की बात करें तो सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। और जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, जो कि आपको पता है ग्रैंड प्रिक्स किस में होता है गाइस? आपका F1 रेसिंग में होता है। तो एक सीरीज में F1 रेसिंग में जितनी रेस होती हैं उनको मिला के हम ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। तो इस बार का जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्सपन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से ये आते हैं। अब देखो, ये जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं ना जितने भी, मैक्सिमम आपके यही मैक्स वर्सपन ही जीतते हैं। तो अगर आपको याद ना हो और कहीं रिस्क लेना हो, देन ऑलवेज गो विद मैक्स वर्सपन। 80% केसेस में आपका आंसर जो है ना वो ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट, 36th नेशनल गेम्स। तो अभी अभी अक्टूबर में आपके नेशनल गेम्स हो रहे थे गुजरात में, जिनको हम गुजरात 2022 या नेशनल गेम्स भी बोलते हैं। तो अभी ये गुजरात में फिनिश हुए हैं, जिनका मोटो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ओके, ये स्टार्ट हुए थे गाइज आपके 1924 में। और इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने साल बाद होंगे या इतने साल बाद नहीं होंगे। ठीक है। तो जो इनका लास्ट एडिशन हुआ था वो 2015 में हुआ था केरला में। लेटेस्ट अभी 2022 में गुजरात में हुआ है। और जो नेक्स्ट एडिशन है वो होगा 2023 में गोवा में।
इसी के साथ एक और गेम होते हैं आपके जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि आपके स्टार्ट हुए थे 2018 में। लेटेस्ट एडिशन अभी हरियाणा के अंदर फिनिश हुआ है, जिसको जीता है हरियाणा ने ही। और जो आपका नेक्स्ट एडिशन है वो आपका एमपी में होगा, जो कि 2023 में होगा। पिछले महीने भी मैंने ये गेम्स आपके कवर कराए थे। तो इसका ना जो इस बार हरियाणा में हुआ था उसका एक मस्कट था। मस्कट क्या था इसका? थाम्बी। तो याद रखना मस्कट क्या था इसका? थाम्बी। नेक्स्ट, ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस। अभी ऑप्टिमस क्या है, बस इतना याद रखना। ऑप्टिमस क्या है? आपका एक रोबोट है, ठीक है, जो ह्यूमन की तरह दिखता है, ह्यूमन की तरह काम कर सकता है। और बनाया किसने है? टेस्ला ने बनाया है, जो कि एलोन मस्क भाई साहब की कंपनी है। और इसी एलोन मस्क भाई साहब ने, अभी आपको पता है, इन्होंने एक्वायर कर लिया है किसको? ट्विटर को, जो कि एक यूएस बेस्ड सोशल मीडिया कंपनी है। इन्होंने ट्विटर को अभी एक्वायर किया है। नेक्स्ट, और टेस्ला आपको पता है क्या बनाती है? आपकी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। इसके अलावा इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। और अभी इसका एक रॉकेट लॉन्च इन्होंने किया था जिनका नाम है फाल्कन रॉकेट। तो क्वेश्चन भी आया था पिछली बार शायद कि फाल्कन रॉकेट बताओ किसका है, तो वो स्पेस एक्स का है। नेक्स्ट, वेपन सिस्टम ब्रांच। तो अभी अभी इंडियन एयरफोर्स का 19th फाउंडेशन डे जो है वो गया था ऑन 8th ऑफ अक्टूबर। तो उसी दिन आपका अनाउंस किया गया था कि आपकी इंडियन एयरफोर्स में है एक नई ब्रांच बनाई जाएगी जिसका नाम होगा वेपन सिस्टम ब्रांच। और ये इंडिपेंडेंस के बाद पहली ऐसी ब्रांच है जो बनाई जा रही है, जिसको अनाउंस किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को, जिस दिन क्या होता है आपका एयरफोर्स का फाउंडेशन डे होता है। तो इस साल आपकी एयरफोर्स ने आपके 90 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और इस साल जो आपके एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन हुए थे वो आपके हुए थे गाइस चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक सूखना लेक है। सूखना लेक के ऊपर जो है आपका एयर शो हुआ था। याद रखना, लेक का नाम है सूखना लेक। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि सूखना लेक बताओ कहाँ पे है? ये आपकी चंडीगढ़ में है। ठीक है। पहले जो है आपकी जो एयर सेलिब्रेशंस हैं वो आपके हिंडन एयरबेस पे होते थे, जो कि गाजियाबाद में है। ठीक है। और हिंडन आपकी एक रिवर भी है। लेकिन इस साल जो है आपके चंडीगढ़ में हुए थे और सुखना लेक के ऊपर आपका एयर शो हुआ था। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। 8 अक्टूबर को ये अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। हाँ, ये है रिलेटेड आपका इसरो से। तो अभी इसरो ने अपना एक नया व्हीकल लॉन्च किया है जिसका नाम है नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो कि यूज किया जाएगा सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करने के लिए। तो पहले हमारे पास एक आपके पास पहले था ना पीएसएलवी, जिससे हम अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे। एक तो हमारे पास पीएसएलवी था, एक आपके पास जीएसएलवी था। ठीक है। तो अब उन्हीं को अपग्रेड करते हुए एक नया लॉन्च व्हीकल जो है वो इसरो ने लॉन्च किया है। व्हीकल का नाम है आपका एनजीएलवी, फुल फॉर्म है इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलोर में। बेंगलोर में है हेडक्वार्टर्स। इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी। ये भी कई बार पूछा गया है आपके एफकेट में। और इसके अलावा जो आपका इसरो है गाइस, ये आती है आपके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो डायरेक्टली आता है आपके अंडर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, जिसमें आपकी ये आपकी इसरो आती है। ठीक है। और आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विक्रम साराभाई। इनका बहुत बड़ा हाथ है इसरो को खड़ा करने में। इसलिए जो विक्रम साराभाई हैं इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। याद रखना इसको। इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों की वजह से हमने इसरो जो है वो एस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। तो अभी अभी हमने एक मिसाइल टेस्ट किया है। मिसाइल का नाम है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। और इसको हमने टेस्ट फायर किया था INS अरिहंत से।
आईएनएस अरिहंत हमारी एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, जो कि इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है, जो कि इंडिया में ही बनाई गई है। और इसको बनाया था गाइज आपके, एक कंपनी है विशाखापट्टनम में बेस्ड है, जिसका नाम है शिप बिल्डिंग सेंटर। ये मैं आईएनएस अरिहंत की बात कर रहा हूँ। आईएनएस अरिहंत को बनाया था शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में। और इसी आईएनएस अरिहंत से हमने टेस्ट फायर किया है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को। और ये जो आपकी आईएनएस अरिहंत है, ये इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी। उसके अलावा आईएनएस अरिहंत आपकी सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार इस बार शायद इस बार के एफकेट में ही आया था। आई थिंक इस बार के एफकेट के सेकंड डे की फर्स्ट शिफ्ट में शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन क्या थी। तो ये चीजें जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर, दिशा एयरबेस। तभी भी इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि ये अपना एक नया एयरबेस बनाएगी दिशा में, जो कि है आपका गुजरात में। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बॉर्डर के काफी नजदीक है, अराउंड 130 किलोमीटर है बॉर्डर से। जो कि आपका क्या करेगा, आपकी जो है ना, जो आपकी भुज एयरबेस है और जो फ्लोरी एयरबेस है राजस्थान में, वो ना आपस में थोड़ी सी ना दूर दूर थी। तो जो आपका एयर गैप होता था ना, उस एयर गैप को ये फिल करने की कोशिश करेगा। जैसे ये यहाँ पे आपकी भुज है, यहाँ पे आपकी बाड़मेर है। तो देखो इनके बीच का जो एयर गैप है, मान लो इधर से एनिमी अटैक करता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे जो आपकी पाकिस्तान की जो सिटीज हैं, जैसे हैदराबाद, कराची, सुकूर, ये आपकी इंडिया की पेनिट्रेशन स्ट्राइक के अंदर आ जाएंगी। तो पाकिस्तान का ये जितना भी पूरा एरिया है, ये आपकी दिशा एयरबेस की स्ट्राइक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जगह का नाम दिशा कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर परचंड। तो अभी अभी इंडियन एयरफोर्स ने एक नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्ट किया है, जिसका नाम है परचंड, जो कि इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है, जिसको बनाया है हॉल ने, जिसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आपका क्या बनाया था, आपका तेजस भी बनाया था इसी ने। ठीक है, तेजस आपका एक डेल्टा विंग्ड एयरक्राफ्ट है। ये क्वेश्चन इस बार सीडीएस में आया था। डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, याद रखना। और इंडिया के पास ना केवल दो ही डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, एक आपका तेजस और एक आपका रफेल। रफेल और तेजस दोनों ही आपके डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट हैं। रफेल को बनाया था आपकी जो डसोल्ट एविएशन है फ्रांस में, उसने। और तेजस को बनाया था आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कि ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होता कैसे है। तो देखो ये जो डिजाइन दिख रहा है ना आपको विंग्स का ऐसे, तो ये जो डिजाइन है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा विंग। तो इस डिजाइन में जितने भी आपके होते हैं, वही आपके डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट हैं। इंडिया के पास केवल दो ही डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, एक आपका तेजस और दूसरा आपका रफेल। ओके। ये आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि आपका सियाचिन में भी ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि इसका वजन जो है ना वो काफी कम रखा गया है। और सियाचिन में केवल उसी टाइप के एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं जिनका वेट काफी कम होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर, जेट मानेसर एंटी टेरर 2022। तो एक एंटी टेरर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है जेट मानेसर। अब एक्सरसाइज का नाम जेट है और ये हरियाणा के मानेसर में हो रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जेट मानेसर। ये आपकी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की एक बॉडी है जिसका नाम है रेड्स, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो एससीओ रेड्स की ये एक एंटी टेरर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है जेट। और ये अभी इंडिया के मानेसर में हुई है, जो कि हरियाणा में है। और जिसको कंडक्ट किया गया है आपके एनएसजी ने, क्योंकि एनएसजी का गैरेशन है मानेसर में, यहीं पे आपकी ये एक्सरसाइज हुई है। और इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था, क्योंकि पाकिस्तान भी आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग में, और रेट्स जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और रेट्स की आपकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो कि कहाँ है आपकी ताशकंद में।
जो कि उज्बेकिस्तान की क्या है, कैपिटल है। और इसी उज्बेकिस्तान में एक शहर है, शहर का नाम है समरकंद। पिछले महीने पढ़ाया था। इसी समरकंद शहर में आपकी अभी एससीओ की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि वाराणसी को उन्होंने डिक्लेयर किया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, आई थिंक क्या नाम था, मतलब एक टूरिस्ट कैपिटल ऐसा कुछ डिक्लेयर किया गया है। पिछले महीने की वीडियो में मैंने कवर किया था, तो वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है। ओके, चलते हैं आपके नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट, ये और एक नेवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम है IBSAMER, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि अभी साउथ अफ्रीका के पोर्ट गजेबरा पे हुई है, जिसको हम एलिजाबेथ पोर्ट भी बोलते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में है। और इंडिया की तरफ से फ्रिगेट है हमारी INS तरकस, उसने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नेवी के SSB के लिए, तो वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ना डेफिनेटली पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रिगेट एंड ए डिस्ट्रॉयर, या फिर डिफरेंस बिटवीन फ्रिगेट या अदर शिप्स, आपको ऐसे पूछ लेगा। तो डिफरेंस क्या है कि जो आपकी फ्रिगेट होती है ना, ये आपकी क्या करती है, जो आपकी बड़ी शिप्स होती है ना, तो जो बड़ी शिप्स के साथ जो छोटी छोटी शिप्स चलती है ना, उसको कवर करने के लिए उनको हम बोलते हैं फ्रिगेट। और डिस्ट्रॉयर मतलब जिसका काम होता है अटैक करना, दुश्मन के शिप्स को डिस्ट्रॉय करना, वो होती है आपकी डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट, अभी ये ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि अभी आगे आएगा, वो भी हम देखेंगे। ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022। तो डिफेंस एक्सपो होता है आपका हर साल, तो इस साल आपका हुआ है उसका 12th एडिशन। इसको कंडक्ट कराता है आपका DRDO, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आता है आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस साल का डिफेंस एक्सपो हुआ था गुजरात के गांधीनगर शहर में, जिसमें एक स्पेशल बात ये हुई थी कि जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसी ने आपका एक नया ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया है। एयरक्राफ्ट का नाम है HTT-40। इसी हाल ने अभी अभी हमने पढ़ा था, इसी हाल ने बनाया था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। और इसी होल ने हमें देखा था, इसने बनाया था तेजस, जो कि एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। और इंडिया के पास केवल दो ही डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट हैं, एक तो तेजस, दूसरा रफेल। रफेल को बनाया है दसोल्त एविएशन ने, जो कि फ्रांस में बेस्ड है। इसी फ्रांस की दसोल्त एविएशन ने बनाया है मिराज 2000। और इसी फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और पेरिस में आपकी सिचुएटेड है क्या, आपके यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स। तो ऐसे रिलेट करके चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर, ये भी आपका रिलेटेड है इसरो से। अभी इसरो ने अभी आपने देखा था लॉन्च किए थे 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे स्पेस में, जो कि फिट हुए थे वहाँ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इसरो ने 36 सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए हैं। और वो सैटेलाइट्स कहाँ के थे, वो थे आपके यूके बेस्ड एक सैटेलाइट कंपनी है, जिसका नाम है वन वेब सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वन वेब सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कौन से देश की कंपनी है, तो ये यूके की कंपनी है। इसी कंपनी के 36 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए हैं बाय यूजिंग देयर लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इंडिया का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसी लॉन्च व्हीकल का यूज करते हुए इसरो ने 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं वन बैग सैटेलाइट कंपनी के, और जिनको प्लेस किया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और ये सैटेलाइट्स जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं बाय फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आपका है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो ये भी याद रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसरो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, विक्रम साराभाई। रॉकेट का नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इससे पहले एक और हमने देखा था इसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, उसको भी याद रखना। नेक्स्ट करंट अफेयर, India has successfully test fire indigenously developed new generation medium range ballistic missile अग्नि प्राइम। अभी एक नई मिसाइल लॉन्च की है इंडिया ने अग्नि सीरीज में, जिसका नाम है अग्नि प्राइम।
अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइल्स हैं गाइड, सारी की सारी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, याद रखना। और जो आपकी अग्नि प्राइम है ये आपकी न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। और इसकी रेंज है बिटवीन 1000 टू 2000 किलोमीटर। ये इंडिया की एक पहली MIRW मिसाइल है। MIRW मिसाइल क्या होती हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। MIRW की सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। फुल फॉर्म है इसकी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नाम से ही पता चल रहा होगा, इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटीज रखती है आपकी MRIV मिसाइल्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपके कई सारे सेवरल पेलोड्स होते हैं और अलग अलग पेलोड अलग अलग टारगेट को हिट करता है। तो एक टाइम पे आप इसको फायर करो तो कई टारगेट्स को आप इससे निशाना बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं MIRW मिसाइल। और अग्नि प्राइम जो है आपके इंडिया की पहली MIRV मिसाइल है, जो कि DRDO ने बनाई है, जिसकी रेंज है 1000 टू 2000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, हॉक एयर डिफेंस सिस्टम। तो अभी न्यूज में था, सबसे पहले तो ये है क्या, ये आपका एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एक यूएस ओरिजिन सिस्टम है, जिसको यूएस की कंपनी है रेथन टेक्नोलॉजीज इसने बनाया है। यूएस बेस्ड कंपनी है रेथन टेक्नोलॉजीज, इसने इसको बनाया है, ठीक है। और इसी के साथ इसका एक प्रेसिडेसर है, मतलब जो इसके पहले थी, जिसका नाम है पेट्रोएट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो दोनों को याद रखना, ये भी आपकी यूएसए की है, ये भी आपकी यूएसए की है। अब ये होक मिसाइल सिस्टम है, ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यूएसए ने इसको भेजा है यूक्रेन, क्योंकि वहां पे चल रही है वॉर। और यूक्रेन से याद आया, अभी यूक्रेन ने जीता है यूरोपियन पार्लियामेंट का एक प्राइज था, वो उसने जीता है। होक का फुल फॉर्म है होमिंग ऑल द वे किलर। यूएस ओरिजिन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एक सैम कैटेगरी में आती है, मतलब सरफेस टू एयर। जितने भी आपके मैक्सिमम एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो सरफेस टू एयर ही फायर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ये अभी न्यूज में था, न्यूज में क्यों था, स्टॉकहोम कन्वेंशन ने अपने कंप्लीट किए हैं अभी 50 इयर्स। ये आपका हुआ था इन 1972, कहाँ पे, आपके स्टॉकहोम में, जो कि आपकी कैपिटल है किसकी, स्वीडन की। और ये किस चीज से रिलेटेड है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका रिलेटेड है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मतलब इन शॉर्ट PFP, इनको हम फॉरएवर केमिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एक लंबे टाइम तक आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिससे आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इन्हीं POPs को कंट्रोल करने के लिए 1972 में आपकी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, जो कि एक आपका, जितने भी इसके प्रोविजंस हैं वो बाइंडिंग प्रोविजंस हैं, और इंडिया ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था इन द ईयर 2006। तो अभी इसके 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, इसलिए ये न्यूज में था। इसके अलावा कुछ और कन्वेंशंस हैं, जैसे एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी काफी न्यूज में रहता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका उन सब्सटेंसेस को लेके जो कि आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उनको डिसकंटिन्यू करने के लिए आपका एक प्रोटोकॉल हुआ था, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका हुआ था 16 सितंबर को, ऑन 16th ऑफ सितंबर। और इसी दिन 16 सितंबर को ही इसी मॉन्ट्रियल डे को ऑब्जर्व करने के लिए हम 16 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ओजोन डे। तो याद रखना। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि जो हमारी ओजोन गैस है वो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाई जाती है।
तो वो आपकी पाई जाती है गाइज आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि सेकंड लेयर होता है आपके एटमॉस्फेयर का। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी मिलती है ओजोन गैस। ओजोन का फॉर्मूला होता है आपका O3। इसमें तीन ऑक्सीजन के तीन वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। पाकिस्तान इज आउट ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट ऑन टेरर फंडिंग। तो पाकिस्तान को फाइनली चैन की सांस आई है, क्योंकि 4 साल बाद उसको फाइनली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से आउट कर दिया गया है। एफएटीएफ आपकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये उन कंट्रीज पे नजर रखती है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंक्लूडिंग है, मतलब जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं उनको। तो इसकी ना 3 लिस्ट हैं। एक है आपकी ब्लैक लिस्ट, एक आपकी ग्रे लिस्ट, और एक आपकी वाइट लिस्ट। मतलब वाइट लिस्ट मतलब है, मतलब वो सारी जिन पे मतलब जो आपकी लिस्ट से बाहर है, ठीक है, मतलब नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद जिस कंट्रीज पे इनको डाउट होता है ना कि ये टेरर फंडिंग एक्टिविटीज कर रही हैं, उन कंट्रीज को वो डाल देती है ग्रे लिस्ट में। उसके बाद उनको मॉनिटर करती है। अगर उनकी एक्टिविटीज सुधर जाती है तो उनको ग्रे लिस्ट से दोबारा बाहर कर देती है, नहीं तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट कर देती है। तो आज के टाइम पे एज ऑफ अक्टूबर 22 आपकी 3 कंट्रीज जो हैं वो आपकी ब्लैक लिस्ट में है। ठीक है, जिनमें से आपकी लेटेस्ट जो है म्यांमार को ऐड किया गया है। तो वो कंट्रीज हैं आपकी, एक तो वही म्यांमार जिसको अभी अभी ऐड किया गया है, दूसरी है यूएई, और तीसरी है तुर्की। तुर्की का पहले नाम होता था तुर्की, लेकिन इसने अपना नाम चेंज करके तुर्की रख लिया है। और बात करें अगर हम ग्रे लिस्ट की, तो ग्रे लिस्ट में आज के टाइम पे एज ऑफ अक्टूबर 2023 ग्रे लिस्ट में टोटल 23 कंट्रीज हैं। पहले पाकिस्तान भी था, लेकिन अब पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया है आफ्टर 4 इयर्स। तो इसमें 23 कंट्रीज हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज के नाम मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी फिलीपींस, एक सेकेंड। हाँ, ब्लैक लिस्ट मैंने गलत लिखवा दी। ब्लैक लिस्ट में आपके हैं म्यांमार, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ये 3 कंट्रीज हैं ब्लैक लिस्ट में। उसके अलावा फिलीपींस, यूएई, तुर्की, ये कुछ कंट्रीज हैं आपकी ग्रे लिस्ट में। इसके अलावा 20 कंट्रीज और हैं, टोटल 23 कंट्रीज ग्रे लिस्ट में हैं, और 3 कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में हैं, जिसमें हैं म्यांमार, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। एफएटीएफ के अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें, तो एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में। पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की। इसी पेरिस में आपके हेडक्वार्टर्स है यूनेस्को के, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। इंडिया एंड फ्रांस री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एट द थर्ड असेंबली ऑफ आईएसए। तो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम में। तो इंडिया को अभी दोबारा से आईएसए का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, और फ्रांस को दोबारा से आईएसए का को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। अगर आईएसए की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में। इसको बनाया गया था गाइज आपका 30 ऑफ नवंबर 2015। 30 नवंबर 2015 को आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था, ज्वाइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली इसको बनाया था, इसको लॉन्च किया था। और लॉन्च कब किया था? तो आपकी एक मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सो इन शॉर्ट सीओपी बोलते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21st मीटिंग, जो कि आपकी नवंबर 2015 में पेरिस में हुई थी, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और इसी COP 21st को आपको इंडिया और फ्रांस ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। हेडक्वार्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एफकेट में पूछा गया है। और भी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ महीने पहले, जो आपका यूनाइटेड नेशंस है
इसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था। इसको भी याद रखेंगे। और आज के टाइम पे इसकी 100 प्लस कंट्रीज इसकी हिस्सा हैं, 100 से भी ज्यादा। नेक्स्ट करंट अफेयर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी ये न्यूज में था, न्यूज में ये था क्योंकि जो आपकी सोशल मीडिया कंपनी है जिसका नाम है मेटा, तो उसके ऊपर आपकी, मेटा नहीं, आई थिंक, एक सेकेंड, गूगल, गूगल पे इसने इसने फाइन लगाया है। हाँ, मेटा नहीं होगा, गूगल होगा। तो इसने अभी रिसेंटली गूगल के ऊपर 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया है। तो इसलिए ये न्यूज में था। तो क्वेश्चन है आपका, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज द चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर इन द कंट्री, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये आता है आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कि इंडिया के अंदर ये आपका एक चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है। ये रेगुलेट करता है कि जो आपकी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं वो फेयर हैं या अनफेयर हैं, और जो अनफेयर होती हैं उनके ऊपर ये फाइन लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन सीतारंग। तो अभी ये पिछले महीने साइक्लोन सीतारंग आया था आपकी बे ऑफ बंगाल ने, जिसको जिसने अफेक्ट किया है इंडिया को और बांग्लादेश को। ठीक है, इसका नाम दिया था गाइस थाईलैंड ने। और ये ना पहला, इस साल का पहला बे ऑफ बंगाल में जनरेट होने वाला साइक्लोन है। इस साल का नहीं, मतलब पिछले 4 साल का। जो लास्ट साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, वो था आपका साइक्लोन तितली, जो बे ऑफ बंगाल में 2018 में आया था। उसके बाद ये आया है साइक्लोन सीतरंग। और जो सीतरंग है इसको नाम दिया है थाईलैंड ने, और जो 2018 में साइक्लोन तितली आया था इसको नाम दिया था पाकिस्तान ने। ठीक है, याद रखना, ये आपका इंडिया है, इस तरफ जो है आपका वो बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ आपका अरेबियन सी है, इस तरफ आपका इंडियन ओशियन है। तीनों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में हुए हैं, या फिर कुछ पर्सनालिटीज हैं जो न्यूज में रही हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर दिलीप महालानोबिस। तो ये आपके डॉक्टर साहब थे, ठीक है, जिन्होंने बनाया था ओ आर, मतलब ओ आर एस, आपने सुना होगा ना, ओ आर एस सिरप जो होता है, उसको बनाया था इन्होंने, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बचपन में पिया होगा ना आपने, जिसका काम होता है आपने मतलब डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना। और जो डिहाइड्रेशन की वजह से जो डिजीज होती हैं, जैसे डायरियल डिजीज और जैसे कोलोरिया, उन जैसी ट्रीटमेंट में इनको यूज करना। तो इन्होंने बनाया था ये, और न्यूज में इसलिए है कि ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो नाम रखेंगे दिलीप महालनोबिस। इस महालनोबिस से याद आता है हमारे एक और थे फेमस पर्सनैलिटी, जिनका नाम था पीसी महालनोबिस। ये कौन थे? ये आपके इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंडिया में स्टैटिस्टिक्स के फादर बोलते हैं। और जो आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो इन्होंने ही बनाया था। ठीक है। और जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो इन्हीं पे बेस्ड है। और एक आपका थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान उसको हम गडगिल योजना बोलते हैं। इस बार कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आए हैं। तो सेकंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस प्लान बोलते हैं, पीसी महालनोबिस ने सजेस्ट किया था। और थर्ड 5 ईयर प्लान, इसको हम गडगिल योजना बोलते हैं। नेक्स्ट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, इसके नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे। ये पहले आपके ओपोजिशन के लीडर थे, बट इन्होंने वो पोस्ट छोड़ के अब ये बन गए हैं आपके IN इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और ये आपके 98th प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके अलावा और बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इट वाज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885। ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। 28 दिसंबर 1885 को इट वाज फाउंडेड बाय ए ओ ह्यूम। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जब कांग्रेस को फाउंड किया गया तो उस टाइम पे इंडिया के मतलब जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो कौन थे?
तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। उसके अलावा दो तीन क्वेश्चंस और बनते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के डब्ल्यू सी बनर्जी। लिख देता हूं मैं यहाँ पे। उसके अलावा जब इसको फाउंड किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो उस टाइम पे इसका नाम था इंडियन नेशन यूनियन। ठीक है। इट वॉज लेटर रिमेन्ड, इसको दोबारा से रीनेम किया गया था, रीनेम्ड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। और रीनेम किया था गाइज आपके दादा भाई नारोजी ने, बाय दादा भाई नारोजी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। दादा भाई नारोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड, नाइन्थ एंड 22nd प्रेसिडेंट रहे हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कौन? दादा भाई नारोजी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की अगर बात करें, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट। ईयर था 1917, और ये बनी थी आपके कलकत्ता सेशन में। तो सेशन भी याद रखना, कलकत्ता सेशन 1970। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। एंड उसका ईयर था 1925, कानपुर। 1925 कानपुर। और एक और क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जिसको महात्मा गांधी जी ने प्रेसाइड किया था? तो मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि और ऊपर जगह नहीं बनी है। तो ओनली सेशन टू बी प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक ही सेशन जो है वो प्रेसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो था आपका 1924 का बेलगांव सेशन। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका आता है, तो इधर लिख देता हूं प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी। ये था आपका 1924 का बेलगांव सेशन। उसके अलावा इसके दो सेशंस जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने भी प्रेसाइड किए हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से सेशन प्रोसाइड किए हैं। तो सबसे पहला एक था हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन जो कि था इन द ईयर 1938। और एक उन्होंने प्रिसाइड किया था अगले ही साल त्रिपुरी सेशन। उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। ये था आपका 1939 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, आपका सीडीएस या एफकेट जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी आपके 37th डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआरपीएफ के, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कौन बने हैं? सुजो लाल होइस्न। जो सीआरपीएफ है आपकी आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एक एफकेट में कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपकी कौन कौन सी आर्म फोर्सेज आती हैं। तो मैं सारी लिख देता हूं। एमएचए के अंदर आती है आपकी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सशस्त्र सेना बल। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, कितनी होगी? एक, दो, तीन, चार, पांच। सिक्स आपकी असम राइफल्स। असम राइफल्स जो है आपकी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कैट में कि इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री कौन सी है, वो है असम राइफल्स। उसके अलावा एक और है आपकी, जो कि है आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। जी हाँ, जो आपकी एनएसजी है ना गाइस, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। लेकिन जो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। दोनों को याद रखेंगे। तो ये सारी हैं जो सात आपकी ऐसी फोर्सेज हैं आपकी एमएचए में आती हैं। लेकिन जो आपकी कोस्ट गार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। ठीक है। उसके अलावा आसाम राइफल्स की एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आती तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, लेकिन जो इसके ऑफिसर्स होते हैं ना, मतलब जो इसके चीफ होते हैं, वो आपका आता है इंडियन आर्मी से।
जो कि आपकी एमओडी के अंदर है। तो ये चीज याद रखना। इसीलिए जो आसाम राइफल्स है ना, इसको बोलते हैं कि आसाम राइफल्स का ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि वैसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, लेकिन इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, चीफ ऑफिसर्स, वो आपके इंडियन आर्मी से होते हैं। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि ये एमओडी और एमएचए के ड्यूअल जुरिस्डिक्शन में आती है, ऐसा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी अभी इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इससे पहले 49th चीफ जस्टिस कौन थे हमारे, वो थे जस्टिस उदय उमेश ललित। और अभी 50th बन गए हैं डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो नए अटॉर्नी जनरल बने हैं इंडिया के, जिनका नाम है आर वेंकटा रमनी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो आपकी जो अटॉर्नी जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 76 आपका बताता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या होता है, एडवोकेट होता है। मतलब जब भी कोर्ट सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है तो उस वो करते हैं अटॉर्नी जनरल। ऐसे ही स्टेट लेवल पे होते हैं एडवोकेट जनरल, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के आपके होते हैं एडवोकेट। और जो ये आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फुल टाइम काउंसिल नहीं होते। इसका मतलब ये है, ये आपके जो एडवोकेट हैं अगर चाहें तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार के वकील हैं तो केवल सरकार के केस लड़ेंगे, नहीं, ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है, ये आपके प्राइवेट केसेस भी अपने लड़ सकते हैं अगर चाहे तो। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। तो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के, रोजर बिनी जी। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और ये रोजर बिनी जी, अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो ये वही हैं जिन्होंने इंडिया को 1983 का वर्ल्ड कप जितवाया था। इसके अलावा 1985 की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्होंने ही जितवाई थी। क्रिकेटर रह चुके हैं ये बहुत अच्छे, शायद काफी लोग इनको जानते भी होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो अभी यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनाक। तो काफी लोग बोलते हैं कि ये आपके इंडियन ओरिजिन के नहीं है। तो देखो, ये आपके इंडियन ओरिजिन के नहीं है गाइस, ये आपके इंडियन डिसेंट के हैं। डिफरेंस होता है इंडियन ओरिजिन और इंडियन डिसेंट में। इंडियन ओरिजिन में होता है कि आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हो, और इंडियन डिसेंट में वो कंसेप्ट होता है कि आपके पेरेंट्स इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं और वो दूसरी कंट्रीज को माइग्रेट कर गए। तो इनके साथ क्या सीन हुआ था, इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो इंडियन थे। ठीक है, वो इंडियन थे। इंडिया से वो चले गए थे आपके ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इंडिया में थे, मतलब इंडिया में आज के टाइम पे पाकिस्तान में वो जगह है। जगह का नाम है आई थिंक जी से कुछ नाम है, एक सेकेंड। हाँ, गुर्जनवाला, पंजाब के गुर्जनवाला, पाकिस्तान के पंजाब के गुर्जनवाला में इसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, जो कि वहां से आपके ईस्ट अफ्रीका गए थे। उसके बाद 1960 में ईस्ट अफ्रीका से इसके पेरेंट्स जो हैं वो यूके गए थे। तो ही वॉज बोर्न इन यूके। तो वो इंडियन ओरिजिन के नहीं हुए, वो इंडियन डिसेंट के हुए। तो अभी ये बने हैं, ठीक है, यूके की कंजर्वेटिव पार्टी से ये संबंध रखते हैं। और इसी कंजर्वेटिव पार्टी की एक और लीडर थी जिनका नाम था लीज ट्रस्ट, जो इनसे पहले बनी थी, जिन्होंने थोड़े ही दिन में 2-4 दिन बाद ही रेजिग्नेशन दे दिया था। अब उनके बाद ये बने हैं। नेक्स्ट, ब्राजील। तो ब्राजील के भी नए प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट बने हैं। नाम है लुइस जिनांको लूला दा सिल्वा। बहुत बड़ा नाम है, मत पढ़ो, आ गया तो वैसे ही कर लोगे। ब्राजील आपकी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिसकी फुल फॉर्म है ब्राजीलिया। और अभी हमने पढ़ा था
कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के क्वीन एलिजाबेथ पोर्ट पे, जो कि कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। जिसमें हमने देखा था कि इंडिया की तरफ से आईएनएस तरकस ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि आपकी क्या है? एक फ्रिगेट है। तो ऐसे इन चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट, जॉर्जिया मेलोनी बिकम्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो जॉर्जिया मेलोनी जी इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी बन गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल है आपकी रोम, और वहां की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं जॉर्जिया मेलोनी जी। नेक्स्ट करंट अफेयर, पेंगासियस इकारिया। अब ये क्या है? अब ये नई कैटफिश की एक स्पीसीज है, जिसको रिसेंटली कावेरी रिवर में डिस्कवर किया गया है नियर मैथोर डैम। तो यहाँ से क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है। सबसे पहले स्पीसीज का नाम पेंगासियस इकारिया कहाँ डिस्कवर की गई है? कावेरी रिवर पे, मैथुर डैम के पास। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैथुर डैम कौन सी रिवर पे है? तो इट इज इन आपकी कावेरी रिवर। इसका नाम जो है वो रखा गया है, जो पीछे इकारिया ये लगाया गया है ना, ये लगाया गया आपकी, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, इन्होंने डिस्कवर किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, और उसी के नाम पे पीछे इसका नाम इकारिया ये लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओल्डेस्ट डॉग जिसका नाम था पेबल्स, ही रिसेंटली पास्ड अवे इन साउथ कैलिफोर्निया ऑफ यूएसए। तो नाम याद रखना है, नाम है पेबल्स, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डॉग था, ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट, आमू हजी, इसको तो जानते ही होंगे, ये वर्ल्ड का डस्टिएस्ट मैन था, जिसने 50 साल तक नहाया नहीं था। ठीक है। अभी इनकी डेथ हो गई है एट 94 एट डेजगा विलेज ऑफ ईरान। तो विलेज का नाम डेजगा कहाँ का है? ईरान का है। इंसान का नाम अमाउ हाजी, डर्टिएस्ट मैन, 50 साल से ज्यादा नहाया नहीं था। नेक्स्ट, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? अभी एक प्रपोज्ड पावर प्लांट है। ठीक है, बना नहीं है, मतलब इसको केवल प्रपोज किया गया है, मतलब बन सकता है। ठीक है। और ये बना तो बनेगा आपका विद द टेक्निकल कोऑपरेशन ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस इसको बनाने में हमारी टेक्निकल हेल्प करेगा। और ये बनेगा आपका रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और अगर ये बनता है तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन होगा। अगर ये बनता है तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टेशन होगा इन द टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, पावर जनरेशन कैपेसिटी की टर्म्स में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन होगा। नेक्स्ट, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन जो है ये न्यूज में थी। तो सबसे पहले ये पाइपलाइन ये आपकी एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है बिटवीन रसिया एंड जर्मनी। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि अभी ये लीक हो गई थी, और ये रन करती है गाइज आपके बाल्टिक सी से, बाल्टिक सी में रन करती है। तो पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ये आपकी दो है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो ये दोनों की दोनों आप दे सकते हो, दिस इज योर जर्मनी, आपके जर्मनी से लेके आपके रशिया तक आपके बाल्टिक सी से रन करती है। उसके अलावा दो और पाइपलाइंस हैं आपके ब्लैक सी के अंदर, ये भी इसके साथ पढ़ लेते हैं। तो ब्लैक सी में दो और पाइपलाइन है, जिनका नाम है तुर्क स्ट्रीम एंड ब्लू स्ट्रीम। अब ये दोनों हैं, ये दोनों भी आपकी नेचुरल गैस पाइपलाइन है, बट ये आपकी है बिटवीन रशिया एंड तुर्की, और ये दोनों आपकी ब्लैक सी में है। और जो आपकी नॉर्ड स्ट्रीम है ये आपकी बाल्टिक सी में है। ये देख लो आप मैप मैप में, ये जो डॉटेड वाली है आपको, दिस नंबर 1, दिस इज योर टर्क स्ट्रीम, एंड दिस इज ये ब्लू वन, नंबर 2, दिस इज ब्लू स्ट्रीम। एंड ये दोनों हैं आपकी 3 एंड 4, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये रसिया एंड जर्मनी के बीच में है, एंड ये आपकी रशिया एंड तुर्की के बीच में है। ठीक है। ये आपकी ब्लैक सी से होके गुजरती हैं, ये आपकी बाल्टिक सी से होके गुजरती है। नेक्स्ट करंट अफेयर,
मोधेरा। सबसे पहले मोधेरा ये आपका टाउन है, कहाँ पे है? गुजरात में है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड क्लॉक बन गया है, राउंड द क्लॉक, मतलब 24 आवर्स यहाँ पे सोलर पावर से जो है सप्लाई मिलती है। तो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज बन गया है मोधेरा, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है जिसका नाम है मोधेरा सन टेम्पल। तो अब ये मोधेरा सन टेम्पल भी न्यूज में था, इसको भी याद रखेंगे। ये भी आपका गुजरात के मोधेरा में भी है, और यही मोधेरा आपका गुजरात का पहला सोलर पावर्ड विलेज जो है गुजरात का, उसके साथ इंडिया का भी पहला सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। इसी के साथ गुजरात जो है आपकी, वो आपकी पहली स्टेट बन गई है टू इंट्रोड्यूस सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आने वाली पहली स्टेट बन गई है आपकी गुजरात। और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। इसी गिफ्ट सिटी के अंदर यहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा एक स्टेट और है हमारी, स्टेट का नाम है सिक्किम। तो जैसे गुजरात आपकी पहली स्टेट बन गई है टू इंट्रोड्यूस सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ऐसे ही सिक्किम जो है, नहीं सिक्किम नहीं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपकी बन गई है फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ड्रोन पॉलिसी। उसी के अलावा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अभी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, दोनों हिमाचल प्रदेश में भी और गुजरात में भी, दोनों में आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट 12 दिसंबर को आएगा। जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली सेक्शंस होते हैं गाइज, ये करवाता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। नहीं स्टेट नहीं, एक सेकेंड, जो आपके स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं ना, ये आपका करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपके स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपका देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो कराता है इलेक्शंस आपके पार्लियामेंट के। एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है। और बाकी जो भी पार्लियामेंट के आपके इलेक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 324 में। उसके बाद जो आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज के जो इलेक्शन हैं, वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, मोधेरा आपका पहला सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। हिमाचल प्रदेश आपका पहला स्टेट बन गया है टू इंट्रोड्यूस ड्रोन पॉलिसी। उसी के अलावा हिमाचल प्रदेश आपका 100% एलपीजी इनेबल्ड और 100% स्मोक फ्री स्टेट आपका बन गया है, क्या? हिमाचल प्रदेश। तो दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट रिनेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ आपकी एक यूनियन टेरिटरी है, तो इस एयरपोर्ट को अभी शहीद भगत सिंह के नाम से रीनेम कर दिया गया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ कनेक्टिंग माना विलेज टू माना पास। तो आपका माना विलेज जो है उत्तराखंड का लास्ट विलेज है बॉर्डर के पास, अभी उसको कनेक्ट किया जाएगा माना पास से। माना पास आपका कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। और इसी माना पास के पास आपका एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है, तो याद रखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर, माना पास। और इसी उत्तराखंड में आपका एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। इसी नेशनल पार्क में अभी एक टाइगर सफारी जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया का पहला टाइगर सफारी होगा, जिसको आगे मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अभी ये आपका एमपी में है, अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा एमपी के अंदर नया टाइगर रिजर्व जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि आपने पहले सुना था
कि आपकी जो एमपी जो जो दो रिवर्स हैं आपकी, एक है आपकी केन रिवर, दूसरी आपकी बेतवा रिवर। तो अभी कुछ दिन पहले ये प्रोजेक्ट आया था कि केन रिवर और बेतवा रिवर को लिंक किया जाएगा। ये आपकी केन रिवर है, दिस इज नो सॉरी दिस इज योर बेतवा रिवर। ये आपकी केन रिवर है, ठीक है। केन रिवर आपकी पास करती है आपके यहाँ से एमपी से, ये पास करती है आपकी यूपी से। तो अभी ना इन दोनों को लिंक करने की जो है वो बात चल रही थी, लिंक करने की बात चल रही थी। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी ये केन रिवर है ये पास करती है पन्ना टाइगर रिजर्व से, और इन दोनों को अगर लिंक किया जाता है तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व का 25% जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। इसीलिए उस लोड को कम करने के लिए वहां पे एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और इन्हीं दोनों दुर्गावती और पेन टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करने के लिए आपका एक ग्रीन कॉरिडोर भी जो है बनाया जाएगा। तो पन्ना और दुर्गावती दोनों आपके एमपी में है, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। तो एक स्लेंडर लोरिस ये आपका एक जानवर होता है। तो इंडिया की पहली स्लेंडर लोरिस सेंचुरी बनाई जाएगी तमिलनाडु में, जिसका नाम होगा कदूवर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। तमिलनाडु के करूर और दिंडुगुल डिस्ट्रिक्ट में ये अभी बनाई जाएगी। तो नाम है इसका कादूर स्लेंडर लोरी सेंचुरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अभी कुछ प्लेसेस थी ये न्यूज में थी तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो काफी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले एक आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एमपी में है। अभी एमपी के कुछ और पार्क्स न्यूज में थे, दो तो हमने पहले ही देखा, दुर्गावती, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये भी आपके एमपी में है। उसके अलावा अभी जिसमें नाम्बिया से टाइगर्स को रिलोकेट किया गया है, क्या नाम था, कूनो नेशनल पार्क। ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका एमपी में ही है। और उसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी आपका एमपी में है। उसके अलावा रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व, दोनों के दोनों टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, इनको भी याद रखेंगे। और पाखरो टाइगर सफारी, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर एक टाइगर सफारी बनाया जा रहा है, नाम है इसका पाखरो टाइगर सफारी, जो कि उत्तराखंड का पहला टाइगर सफारी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। और अगर हम बात करें मैक्सिमम नेशनल पार्क्स की, तो गाइज मैक्सिमम नेशनल पार्क्स आपके एमपी के अंदर हैं। 4-5 के नाम तो आपने यही पढ़ लिए। नेक्स्ट, और कुछ कंट्रीज हैं जो ये न्यूज में थी, तो एफकेट जैसे एग्जाम्स में आपकी कैपिटल्स पूछा जाता है। तो कंट्रीज हैं, सबसे पहले बुर्किना फासो, कैपिटल इसकी ओवादुगाऊ, जो भी है ये पढ़ लेना। नेक्स्ट, गाम्बिया, ये भी न्यूज में थी, कैपिटल है बांजुल। साउथ कोरिया, कैपिटल है सियोल। इसी की जो राइवल कंट्रीज है नॉर्थ कोरिया, याद रखना आपकी किस में है, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है। इस नॉर्थ कोरिया के अलावा दो और कंट्रीज हैं, म्यांमार एंड ईरान, ये तीनों कंट्रीज आपकी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में हैं। एफएटीएफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा 23 कंट्रीज जो हैं वो ग्रे लिस्ट में है। कौन कौन सी, उसमें से कुछ के नाम से आपके यूएई, तुर्की, फिलीपींस, साउथ सुडान, ये कुछ कंट्रीज है। उसके अलावा एक और कंट्री है अफ्रीका की, तुनिशिया, जिसकी कैपिटल तुनिस। और एक ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 198 कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं लियोन, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स, तो अभी भी ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था, नाम है इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको लॉन्च करती है आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करती हैं। इसमें गाइज इंडिया को रैंक किया गया है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो इसको डिक्लाइन कर रही है, क्यों कर रही है हमें नहीं पता। और पिछले साल 2021 में इंडिया की रैंक 101 थी, इस बार 107 हो गई है। नेक्स्ट, बैंक रन,
अब ये टर्म है बैंक रन, ये न्यूज में थी। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। तो बैंक रन क्या होता है, मतलब वो सिचुएशन जब आपके जो कस्टमर्स होते हैं ना बैंक से अपना पैसा निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लगता है कि बैंक जो है वो दिवालिया हो जाएगा या उनके पैसे लेके भाग जाएगा। तो उस केस में जो पैसे निकालते हैं, उस जो सिचुएशन है उसको हम बैंक रन बोलते हैं। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि आपके 3 इकोनॉमिस्ट को बैंक रन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। अब मैंने नाम्स इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि यार देखो, काफी सारे नाम्स हैं, 15-20 नाम है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो वो आप याद नहीं रख पाओगे। तो बस इससे अच्छा कि आप टर्म याद रख लो किसके लिए दिया गया है, बैंक रन के लिए आपका नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लो। उसके अलावा अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं नोबेल प्राइज के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही कर लो। नेक्स्ट, अब ये लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अक्टूबर महीने में आते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट, नेशनल डॉल्फिन्स डे 5 अक्टूबर को इसी बार से शुरू हुआ है। इस बार आपका पहला नेशनल डॉल्फिन्स डे जो है वो मनाया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार 8 अक्टूबर को, एक बार 14 मई को। तो इस बार 8 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10th अक्टूबर को। इस बार का थीम था मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। नेक्स्ट, उसके अलावा वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। इस बार का थीम था रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। उसके अलावा वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस बार का थीम था लिव नो वन बिहाइंड। एंड लास्ट में इन्फेंट्री डे। इसके अलावा इसको हिंदी में हम शौर्य दिवस के नाम से मनाते हैं ऑन 27 अक्टूबर। पहली बार ये शुरू हुआ था, हमने मनाया था 27 अक्टूबर 1947 को। इस दिन हमारे सोल्जर्स ने श्रीनगर में लैंड किया था जब पाकिस्तान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, तो इसके एक दिन पहले 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करने के बाद ही हमारे जो ट्रुप्स हैं अगले दिन श्रीनगर में पहुंचे थे उसको डिफेंड करने के लिए। तो उसी दिन से हम मनाते हैं 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे। तो ये थे गाइज आपके अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरी देखो। ठीक है, स्लो लगे तो इसको 1.5x करके देखो। ठीक है, साथ के साथ क्या करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद उनको रिवाइज करते रहो। कोशिश करो यार, वीक में कम से कम एक बार, कम से कम वीक में एक बार, ज्यादा कितनी भी बार कर लो, उनको आप रिवाइज करो। हो जाएगा एग्जाम क्लियर, डोंट वरी। उसके अलावा एफकेट के लिए भी चीजें करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो भी हम साथ के साथ करते रहेंगे। जुड़े रहिए इस चैनल से। ठीक है, और जो आपका हमारा एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं, यहाँ पे जुड़ जाइए। एंड ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। एंड दिस इज आवर इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।